नमस्कार, स्वागत है आपका सत्यहिंदी.com पर। मैं हूं नीलू व्यास और एक बार आपके साथ फिर से जुड़ रही हूं आपके पसंदीदा कार्यक्रम आज का एजेंडा को लेकर, जहां पर मैं लेकर आती हूं आपके लिए दिन भर की 3 बड़ी खबरों का विश्लेषण। मेरी आज की लिस्ट में पहली स्टोरी है, आज राष्ट्रीय किसान दिवस है और किसान आंदोलन से जुड़ी हुई क्या कुछ गतिविधियां रही हैं उसके बारे में आपको बताएंगे। हमारी दूसरी खबर है डीडीसी के चुनाव को लेकर। लगभग अब ये पूरी तरीके से पिक्चर साफ हो गई है कि जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव हुए थे जम्मू और कश्मीर में, वहां पर गुपकार गठबंधन को एक भारी बढ़त मिली है। वहीं बीजेपी ने घाटी में अपना खाता खोला है, जिन्हें 3 सीटें वहां पर मिली हैं और कांग्रेस को महज 26 सीटें मिली हैं। क्या है बड़ा संदेश इस डीडीसी के चुनाव का और इसकी राष्ट्रीय राजनीति पर इसका क्या असर पड़ेगा, इसके बारे में आपको बताएंगे। और तीसरी खबर है कि वैक्सीन को लेकर बार बार सवाल खड़े हो रहे हैं। गांव कनेक्शन नाम का एक बहुत ही जाना माना अखबार है जिसने कि एक सर्वे किया है, जिसमें यह बताया जा रहा है कि ज्यादातर गांव के जो लोग हैं उनका ये कहना है कि अगर वैक्सीन के लिए उन्हें भुगतान करना पड़ेगा तो वो 1000 रुपए 2 शॉट्स के लिए नहीं दे सकते। क्या कुछ रहा है इस सर्वे में और क्या कुछ गतिविधियां रही हैं जो कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन आया है उसके बारे में भी आपको बताऊंगी। लेकिन शुरुआत करते हैं हमारी आज की पहली खबर से। आज राष्ट्रीय किसान दिवस है, यानी कि चौधरी चरण सिंह की वर्षगांठ आज मनाई जाती है, जिसे कि हम राष्ट्रीय किसान दिवस कहते हैं। और आज राष्ट्रीय किसान दिवस एक ऐसे माहौल में मनाया जा रहा है जब भारत में तमाम जगहों पर और खासकर जो दिल्ली के बॉर्डर्स है वहां पर किसान अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं, किसान अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। बातचीत से कोई भी मसला अभी तक नहीं निकल कर आ पाया है, जबकि केंद्र सरकार बार बार इस बात को कहती है कि वो किसानों की हर डिमांड को मानने के लिए तैयार है। जहां पर उनको जोड़ना है, जहां पर उनको घटाना है, वो हर बदलाव के लिए तैयार है, लेकिन वो कृषि कानून को वापस नहीं लेना चाहती है। लेकिन किसानों की एक ही डिमांड है कि ये जो तीनों कृषि कानून है उनको बिल्कुल वापस ले लिया जाए और जो एमएसपी गारंटी बिल है उसको लाया जाए। अब इसको लेकर सरकार ने, पहले हमने देखा था कि नरेंद्र सिंह तोमर जो कृषि मंत्री हैं उन्होंने एक ओपन लेटर लिखा। उसके बाद फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट्स क्लब में भी उन्होंने लोगों से इंटरैक्ट किया और कहा कि ये जो सरकार है ये किसानों के हित में ही बात करना चाहती है। अभी थोड़ी देर पहले ही नरेंद्र सिंह तोमर ने ये कहा है कि जो भी गैप्स हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में वो हम उसको भरने के लिए तैयार हैं। और लेकिन आज किसान जितने भी यूनियंस हैं उनकी एक बैठक हुई थी और उस बैठक में, इस मीटिंग में निकल कर आया है कि किसान कह रहे हैं कि वो किसी भी बदलाव के लिए तैयार नहीं है। उनकी एक ही डिमांड है कि इन तीनों कृषि कानून को वापस लिया जाए, क्योंकि ये काले कानून है जिससे उनका भविष्य सुरक्षित नहीं है, उनके परिवार सुरक्षित नहीं है और उनका जो पूरी कृषि और खेती और किसानी का जो पूरा काम है वो एक तरीके से ठप हो जाएगा जब कॉर्पोरेट लॉबी उन पर हावी हो जाएगी। इसलिए वो किसी भी बातचीत के लिए तैयार नहीं है। किसानों का ये कहना है कि बार बार जो ये बातचीत का प्रपोजल केंद्र सरकार लेकर आ रही है उसके अंदर वो किसी भी बदलाव के लिए तैयार नहीं है, यानी कि वो अमेंडमेंट्स के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। अगर सरकार इस बात पर किसानों से बात करना चाहती है कि वो कृषि कानून को वापस ले रही है और एमएसपी गारंटी बिल की बात करेगी, तब तो किसान आगे आएंगे सरकार से बात करने के लिए, वरना नहीं आएंगे। किसानों का ये कहना है कि सरकार बार बार गोलमोल बातें करके और बातचीत की आड़ में ये सारे काम कर रही है। लेकिन आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो 26 दिसंबर का कार्यक्रम है उसमें वो ये कहा जा रहा है कि 6 राज्यों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों को संबोधित करेंगे। उसी दिन 18,000 करोड़ रुपए 9 करोड़ किसानों के परिवार के अकाउंट्स में जाएंगे। ये जो किसान सम्मान निधि थी ये वो अमाउंट है जो जाएगा। इधर बीच आपको बता दें कि सरकार एक तरफ बातचीत की बात करती है और दूसरी तरफ अलग अलग राज्यों से ऐसी खबरें आती हैं कि जहां पर आप देख रहे हैं कि किसानों को अपराधी की तरह देखा जा रहा है। मिसाल के तौर पर हरियाणा की जो सरकार, आज कुछ किसानों ने मनोहर लाल खट्टर जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं उनके कॉन्वॉय को घेरने की कोशिश किया तो उनके खिलाफ मर्डर और राइटिंग का केस कर दिया गया और उनको हिरासत में ले लिया गया है। उधर आपको बता दें कि शशि थरूर जो कांग्रेस के नेता हैं उन्होंने भी आज एक बहुत ही इंट्रोस्पेक्टिव एक ट्वीट लिखा जिसमें उन्होंने कहा है कि पहले ये सरकार कानून लाती है बिना बातचीत के, बिना कंसल्टेशन के, उसके बाद
किसानों के जो विरोध प्रदर्शन है उनको नजरअंदाज करती है। उसके बाद किसानों को खालिस्तानी, पाकिस्तानी और तमाम तरीके के उनको नाम दिए जाते हैं और फिर सरकार बातचीत के लिए तैयार होती है। लेकिन शशि थरूर ने लास्ट में एक सवाल पूछा है कि आप बातचीत तो करने के लिए तैयार हैं, लेकिन क्या आप सुनने के लिए तैयार हैं? आर यू प्रिपेयर्ड टू लिसन? दिस इज व्हाट शशि थरूर सेज। तो कुल मिलाकर अभी भी जो गतिरोध है वो बना हुआ है। किसान किसी भी तरीके से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। जैसा मैंने आपको बताया कि ये उनके वजूद की लड़ाई है। आज हमारी सत्य हिंदी की टीम सिंघू बॉर्डर गई थी। सिंघू बॉर्डर ये वो एरिया है जो कि आपको हरियाणा, पंजाब और दिल्ली के बिल्कुल बॉर्डर पर ये सारे किसान वहां पर मौजूद थे और आज हमने एग्जैक्टली वहां पर जाकर जानने की कोशिश किया कि वाकई में इन किसानों को क्या चाहिए, इनकी क्या डिमांड्स हैं। और जो किसानों को खालिस्तानी, पाकिस्तानी और ये बताया जा रहा है कि ये जो पूरा मूवमेंट है उसको माओइस्ट ने हाईजैक कर दिया है। तो मैंने वहां पर 3 घंटे, ऑलमोस्ट 4 घंटे बिताए। मुझे किसी एंगल से नहीं लगा कि ये जो किसान आंदोलन है ये कुछ गुमराह जो ग्रुप्स हैं उनका आंदोलन है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा। वहां पर हमने देखा कि छोटे छोटे किसान परिवारों की महिलाएं हैं, उनके बच्चे हैं जो आज आंदोलन में आए हैं और सिर्फ जो किसानों का मुद्दा है, किसानों का जो इस समय वजूद है, उसकी जो लड़ाई चल रही है उसका समर्थन देने ये सारे परिवार वहां पहुंचे हैं अपनी ट्रैक्टर ट्रॉलीज लेकर। अलग अलग स्वयंसेवी संस्थाएं हैं जो इनको किसानों को समर्थन कर रही हैं। तो आज सबसे बड़ी जो लड़ाई है वो किसानों के वजूद की लड़ाई है कि किसान आज अगर पीछे हटेंगे तो उनको लगता है कि क्या वो जवाब देंगे किसान, क्योंकि किसानों को लगता है कि अगर आज उनकी हार हो गई तो फिर किसान कहां से बचेगा। किसान नेताओं के वजूद का सवाल है, किसानी खेती के वजूद का सवाल है। तो इन तमाम सारी इस माहौल के बीच में अगर केंद्र सरकार अपनी जिद पर अड़ी हुई है तो किसान भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है किसी भी एंगल से। आपको हम ये पूरी ग्राउंड रिपोर्ट आप कल satyhindi.com पर देख सकते हैं कि क्या कुछ नजारा आज सिंघू बॉर्डर पर हमने देखा और ये कल तक ये रिपोर्ट आपके पास जरूर पहुंचेगी। तो आप बने रहिएगा satyhindi.com पर और अपना फीडबैक भी दीजिएगा। मैं आगे चलती हूँ। बात करते हैं जम्मू कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव नतीजों की। आपको बता दें कि इस बार जो परिणाम, जो मतों की गिनती थी उसकी प्रक्रिया बहुत धीमे थी क्योंकि इस बार बैलेट पेपर्स इस्तेमाल किए गए थे। 280 सीटों पर यह मुकाबला था। तो अब लगभग तस्वीर बिल्कुल साफ हो चुकी है कि जो गुपकार गठबंधन था उसके झोली में 110 सीटें आई हैं। बीजेपी को 75 सीटें मिली हैं, कांग्रेस को 26, निर्दलीय जो उम्मीदवार है उन्होंने 50 सीटें जीती हैं और अपनी पार्टी को 12 सीटें मिली हैं। लेकिन जो सबसे जो बड़ा टॉकिंग पॉइंट जिसे कहा जाए वो ये है कि कश्मीर घाटी में बीजेपी ने अपना खाता खोला है और जिसके लिए बार बार जो उनकी जो कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी टीम है बीजेपी की वो ये कह रही है कि कश्मीर में खिला कमल। तो उनकी 3 सीटें आई हैं, इसको लेकर बीजेपी ये कह रही है कि कश्मीर में खिला कमल। लेकिन जम्मू में जहां पर 140 सीटें हैं उसमें से बीजेपी को सिर्फ 71 सीटें ही मिली हैं क्योंकि बाकी जो सीट्स हैं वो पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के खाते में गई हैं। यानी कि जम्मू जो कि बीजेपी का एक स्ट्रॉन्ग होल्ड माना जाता था, गढ़ माना जाता था, वहां पर बीजेपी ने अपनी सीट्स खोई हैं और ये बड़ा झटका है बीजेपी के लिए। लेकिन बीजेपी इसको नहीं मानती है। बीजेपी का ये कहना है, आप किसी भी बीजेपी के लीडर से बात करिए तो वो ये कहेगी कि जो ये रीजनल पार्टीज थी जम्मू कश्मीर की, जो कि जिनको कि बीजेपी सेपरेटिस्ट, एक्सट्रीमिस्ट, टेररिस्ट कहती है, तो ये इन लोगों ने कश्मीर की जनता के दिमाग में इतना जहर भर दिया है, इसलिए वो जहर जाता जाता ही जाएगा। आप अगर किसी भी बीजेपी के लीडर से बात करिए तो वो यही बात एक सुर में कह रहा है। कश्मीर घाटी की अगर मैं बात करूं जहां पर 140 सीटें हैं, बीजेपी ने यहां पर 53 सीटों पर चुनाव लड़ा था जिसमें से कि महज 3 सीटें बीजेपी को मिली हैं। और आपको यह बता दें कि बीजेपी का जो चुनाव प्रसार था उसमें बड़े बड़े मंत्री जैसे जितेंद्र सिंह, अनुराग ठाकुर, मुख्तार अब्बास नकवी जैसे जो कैबिनेट मंत्री हैं वो गए थे प्रचार और प्रसार के लिए। लेकिन फिर भी गुपकार गठबंधन को बढ़त मिली है। अब इसकी बड़ी मैसेज क्या है, इसकी राष्ट्रीय राजनीति पर क्या असर पड़ता है? पहली बात तो ये कि ये पहला चुनाव था जब धारा 370 को हटाया गया, जो जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस है उसको हटाने के बाद ये पहला लोकतांत्रिक चुनाव था।
और जो गुपकार गठबंधन की जो स्ट्रैटेजी थी, इसको धारा 370 का एक मैंडेट बताने की कोशिश थी, तो वो आज ये चीज क्लियर हो गई है कि कहीं ना कहीं कश्मीर की जनता ने इस चीज को नकारा है। उनका ये मानना है कि धारा 370 हटाया जाना गलत है और इसी को एजेंडा गुपकार गठबंधन ने बनाया था। और आज क्योंकि गुपकार गठबंधन को एक बड़ी लीड मिली है, तो ये बात को दर्शाता है कि कहीं ना कहीं लोग इस बात से शायद नाराज हैं। और बार बार जो बीजेपी पे ये आरोप लग रहे हैं, साथ में केंद्र सरकार को भी, कि कहीं ना कहीं कश्मीरी भावनाओं को केंद्र सरकार ने नहीं समझा और ये पूरी धारा 370 जो है वो हटा दिया और आपने पूरे जम्मू कश्मीर को 2 यूटीज में बांट दिया, तो ये कहीं ना कहीं गलत था। ये एक संदेश है। दूसरा जो एक संदेश है कि केंद्र की राजनीति की अगर हम बात करते हैं, तो आज बीजेपी के लिए एक बड़ी राजनीतिक विक्ट्री मानी जा रही, बड़ी पॉलिटिकल विक्ट्री बीजेपी के लिए है। उनको ये लगता है कि नहीं, देखिए हमने ये विकास की यात्रा आज बीजेपी में शुरू की है डीडीसी के चुनाव के जरिए, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव कराने के लिए उसमें पंचायती राज एक्ट में बदलाव किया गया था। और अब ये कहा जा रहा है कि अलग अलग जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स हैं वो एक लिंक बनेंगी केंद्र सरकार का, जिसमें कि उनको डायरेक्ट पैसा मिलेगा सेंटर से और वो विकास की यात्रा वहां पर शुरू कर सकते हैं। तो अगर बीजेपी को 75 सीटों पर जीत हासिल हुई है, तो बीजेपी इसको एक बड़ी केंद्र की राजनीति की विक्ट्री मान रही है। लेकिन जो एक सबसे बड़ा, जो एक दुर्भाग्यपूर्ण जो एक मैसेज जाता है, वो ये है कि आज जम्मू कश्मीर के जो हालात हैं, खासकर अगर हम पॉलिटिकल स्पेस की बात करें, जो जम्मू कश्मीर की मेन स्ट्रीम पार्टीज अगर हम उनकी बात करें, तो आज वो कहीं ना कहीं सेंटर के रहमो करम पर हैं। आपने देखा जिस तरीके से बार बार ये कहा जा रहा था कि जो गुपकार गठबंधन के जो लीडर्स हैं उनको हिरासत में ले लिया गया, उनको डिटेंशन में ले लिया गया। वही पारा जैसे जो पीडीपी के यूथ विंग लीडर्स हैं जिनको जीत हासिल हुई, उनको एनआईए ने पकड़ लिया, उनको हिरासत में लिया, ये कहते हुए कि उनके मिलिटेंट से कॉन्टैक्ट्स थे। लेकिन फिर भी वहीद पारा को जीत हासिल हुई। लेकिन कहीं ना कहीं आज ये मैसेज है कि जो पॉलिटिकल स्पेस है, जो पॉलिटिकल पार्टीज का स्पेस है, आज वो केंद्र के रहमो करम पर है। अगर केंद्र चाहेगा तब इन पॉलिटिकल पार्टीज को सांस लेने की, अपनी राजनीतिक लड़ाई लड़ने की जरूरत ये तभी कर सकते हैं जब केंद्र चाहता है। तो ये कहीं ना कहीं जो एक पॉलिटिकल स्पेस का खत्म होना जम्मू कश्मीर में, वो एक बहुत अच्छा एक संदेश नहीं जाता है। तो कुल मिलाकर एक जो बड़ा संदेश ये है कि आर्टिकल 370 का ये इलेक्शन मैंडेट रहा या नहीं रहा, इट्स ओपन टू द डिबेट। दूसरा जो एक मैसेज जाता है कि ये चुनाव लेजिटिमेट थे या नहीं थे, फ्री एंड फेयर थे या नहीं थे, निष्पक्ष था या नहीं था, तो ये भी एक डिबेट का मसला है। क्योंकि बार बार लोग कहते हैं कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिला। फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला जैसे लीडर्स ने कभी कैंपेन किया ही नहीं अपनी पार्टी के लीडर्स के लिए। तो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि जब फ्री एंड फेयर इलेक्शन, आप इसको नहीं कह सकते क्योंकि लीडर्स ने कैंपेन नहीं किया, क्योंकि वो एक लंबे समय तक हिरासत में रहे और जो समय उनको मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। और आपको ये भी बता दें कि गुपकार गठबंधन के कुछ लीडर से मेरी बात हो रही थी, तो उनका ये कहना था कि ये चुनाव तो उनके ऊपर थोपा गया था और वो उसके लिए तैयार नहीं थे, पॉलिटिकली, मेंटली, फिजिकली, सोशली, हर तरीके से। लेकिन वो ये एक मैसेज देना चाह रहे थे कि ये चुनाव एक तरफा नहीं हो सकता है, इसलिए गुपकार गठबंधन बनाया गया। गुपकार गठबंधन का एजेंडा बनाया गया, जैसे कि आर्टिकल 370 रखा गया और फिर ये चुनाव मैदान में उतरे हैं। तो तमाम हर्डल्स, तमाम रुकावटों के बावजूद अगर आज गुपकार गठबंधन को एक भारी बढ़त मिली है, जो कि हम 110 सीटों की हम एक लीड मान रहे हैं, जिसको फारूक अब्दुल्ला इसको लीड कर रहे हैं गुपकार गठबंधन को, तो वो अपने आप में सराहनीय है कि इन तमाम रुकावटों के बाद भी गुपकार को इतनी सीटें मिली हैं। लेकिन बीजेपी इसे राष्ट्रवाद का मुद्दा बना रहा है। बीजेपी इस चुनाव नतीजे को राष्ट्रीयता, सुरक्षा और इन तमाम जो मुद्दे हैं उनकी प्रिज्म से देखने की कोशिश कर रहा है। तो कहीं ना कहीं एक तरफ बीजेपी इसको अपनी जीत बता रही है, गुपकार गठबंधन इसको अपनी जीत बता रहा है। लेकिन क्या है मैसेज इस डीडीसी के चुनाव का, अगर हम कश्मीरियत, इंसानियत और जमहूरियत की बात करते हैं, तो कहां पर ये चुनाव आप देखते हैं? इस पर आपके फीडबैक का मुझे इंतजार रहेगा। मैं आगे चलती हूं। अब बात करते हैं कोरोना के वैक्सीन को लेकर जो बड़े बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। इस समय विश्व के ऐसे कई देश हैं जैसे कि यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स यानी कि अमेरिका, रशिया, चीन, जहां पर
जो टीकाकरण का काम है वो शुरू हो गया है और अब ये सवाल पूछा जा रहा है कि अपने देश में वैक्सीन कब लगेगा। आज राहुल गांधी ने भी इस पे बड़े बड़े सवाल खड़े किए हैं कि विश्व के 23 लाख लोग ऐसे हैं जिनको टीकाकरण यानी कि टीका लगने की जहां पर प्रक्रिया है उन लोगों में शुरू हो गई है और मोदी जी कब इस वैक्सीन को लाएंगे। बार बार इस बात को लेकर राहुल गांधी ने आज सवाल खड़ा किया है। लेकिन आज सबसे बड़ा जो एक पॉइंट है जिस पर आपका ध्यान दिलाना चाहती हूं और वो है गांव कनेक्शन, एक बहुत ही जाना माना अखबार है जिसने एक सर्वे किया है और उस सर्वे से आपको पता चलेगा कि लोग वैक्सीन के बारे में क्या सोचते हैं, क्या लोग वैक्सीन के लिए भुगतान कर सकते हैं नहीं कर सकते। जो ये पूरी वायरस की जो एक सोर्स है उसके लिए लोग किसको जिम्मेदार ठहराना चाहते हैं, तो ये तमाम पॉइंट्स इस सर्वे में निकल कर आए हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर ये कहा जा रहा है कि बार बार लोग सवाल उठाते हैं कि अगर 2 शॉट्स इस कोरोना वैक्सीन के लगेंगे तो आपको 1000 रुपए देने पड़ेंगे। लेकिन जो ये गांव कनेक्शन अखबार का सर्वे है ये कहता है कि 44% ग्रामीण जनता ये कहती है कि वो वैक्सीन के लिए भुगतान कर पाएगी, लेकिन 36% ग्रामीण जनता ऐसी है जो कहती है कि वो नहीं पे कर पाएगी। अब आपको बता दें कि 20% जनता है वो डिसाइडेड नहीं है, वो अभी तक ये इस चीज का निर्णय नहीं ले पाई है कि उसे पे करना चाहिए या नहीं पे करना चाहिए। अब ये आपको बता दें कि ये सर्वे अहम क्यों है, क्योंकि ये 16 राज्यों में और 60 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं केंद्र शासित प्रदेशों के जहां पर ये सर्वे हुआ है और 6040 पार्टिसिपेंट्स इस सर्वे के थे। तो इससे एक बड़ा सैंपल साइज मिलता है और उसमें लोगों की मंशा भी सामने आती है। लोगों ने ये कहा है कि वैक्सीन के लिए वो 500 रुपए तक देने के लिए तैयार है, लेकिन 1000 रुपए उनके लिए बहुत ज्यादा है। अब आपको बता दें कि इसी सर्वे में 51% यानी कि 51% लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं कि कोरोना की जो पूरी साजिश है वो चाइना में रची गई है, चाइना ने ये वायरस पूरे विश्व के ऊपर थोपा है। ऐसा भारत के गांव के 51% लोग ऐसा सोचते हैं। 18% लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं कि नहीं, सरकार की ये नाकामी है इसलिए कोरोना वायरस को हम हैंडल नहीं कर पाए। 20% लोग ये कहते हैं कि नहीं, ये तो भगवान का भेजा हुआ एक ऐसा इन्फेक्शन है कि जिसके लिए कुछ नहीं कर सकते थे। और 22% लोग ऐसे कहते हैं कि लोगों में जो उनकी लापरवाही है उसकी वजह से ये कोरोना फैला है। लेकिन इसके बीच आपको बता दें कि ये वैक्सीन को लेकर तो तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा सिरदर्द इस समय है वो है यूनाइटेड किंगडम से आने वाला जो नया कोरोना वायरस का स्ट्रेन है जिसे हम कहते हैं B.1.1.7। अब ये जो कोरोना वायरस का स्ट्रेन है, कहा जा रहा है कि इसकी 70% ज्यादा ट्रांसमिसिबिलिटी है और ज्यादा इससे इन्फेक्शन फैलता है। इसको लेकर काफी चिंताएं शुरू हो गई हैं। 25 से ज्यादा देश भारत को मिलाकर ऐसे हैं जिन्होंने यूके से आने वाली जितनी भी फ्लाइट्स हैं उस पर रोक लगा दी है। और अभी क्योंकि ये रोक 22 दिसंबर की रात से शुरू हुई थी और 31 दिसंबर तक ये बैन लगा रहेगा फ्लाइट्स के ऊपर, तो कल तक जो लोग आए हैं उनमें से 20 से ज्यादा लोग इन्फेक्टेड पाए गए हैं जो लोग यूनाइटेड किंगडम से आए हैं। तो अब इसको लेकर जितनी भी जो दिल्ली है, चेन्नई एयरपोर्ट है और ये जो तमाम जगह हैं यहां पर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का काम शुरू हो गया। दिल्ली, चेन्नई और कोलकाता के एयरपोर्ट्स पर जहां से यूके की फ्लाइट्स आती हैं वहां पर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का काम शुरू हो गया है कि ये कौन लोग हैं, ये कहां से आए थे। क्योंकि आपको ध्यान दिला दें कि यूनाइटेड किंगडम में जो साउथ ईस्ट इलाका है यानी कि दक्षिण पूर्वी इंग्लैंड का और एसेक्स जैसे एरियाज का जो इलाका है वहां से ये बताया जा रहा है कि वहां पे ये ज्यादा केसेस ऐसे पाए गए थे। हालांकि डॉक्टर वीके पॉल जो नीति आयोग के डॉक्टर हैं उन्होंने इस बात को क्लियर किया है कि इस स्ट्रेन की जो प्रेजेंस है वो भारत में नहीं है, भारत में मौजूद नहीं है और इस पर जो वैक्सीन है वो भी काम करेगा, ऐसा हमें बताया जा रहा है। और ये जो कोरोना वायरस का स्ट्रेन है ये नया स्ट्रेन नहीं है, ये और भी देशों में पाया जा सकता है। WHO की जो चीफ साइंटिस्ट है सौम्या स्वामीनाथन, उन्होंने भी इस बात को कहा है। तो अभी फिलहाल भारत की सरकार ये मानती है कि इस नए कोरोना वायरस स्ट्रेन से डरने की हमें जरूरत नहीं है, लेकिन वैक्सीन कब आएगी, वैक्सीन का इस पर नए कोरोना वायरस पर इसका क्या स्ट्रेन होगा, इस पर अभी तमाम रिसर्चेस अभी चल रही हैं और मुझे लगता है कि अभी 15 से 20 दिनों में जब ये रिसर्चेस आएंगी तो पता चलेगा। और खासकर ये जो 22 लोग जो पॉजिटिव टेस्ट हुए हैं यूके से आने के बाद, तो इनके जो ब्लड सैंपल्स हैं, स्वैब सैंपल्स हैं, उन्हें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में भेजा गया है
और उनके जब रिजल्ट्स आएंगे तो देखना होगा कि उनके सैंपल्स में क्या कोरोना वायरस का जो ये नया स्ट्रेन है ये वो मौजूद है, या हम जो फाउंडर कोरोना वायरस की हम बात करते हैं ये उसका स्ट्रेन है। तो ये तमाम चीजें सामने नजर आएंगी, लेकिन फिलहाल एक डर, एक भय पूरे कोरोना के वैक्सीन को लेकर बना हुआ है, चाहे उसके भुगतान को लेकर हो, चाहे इन्फेक्शंस को लेकर हो। काफी एंजाइटी लोगों के मन में है, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि जो सोशल डिस्टेंसिंग है और जो सेल्फ डिसिप्लिन है वही इस समय एक रामबाण है जिससे कि आप बच सकते हैं। तो आज के एजेंडा की 3 स्टोरीज में इतना ही। आप मुझे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, मेरा ट्विटर हैंडल है @neelu317। और चलते चलते आपको एक बार फिर से याद दिलाना चाहती हूं कि हम गूगल प्ले स्टोर से हमारा सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।